we will start our chapter number 4 carbon and its compounds. ओके देखो हमने लास्ट चैप्टर जो पढ़ा है वो पढ़ा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, हमने बहुत सारे मेटल्स के बारे में जाना है, नॉन मेटल्स के बारे में जाना है. तो हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है वो कौन है? हमारा कार्बन है. ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉन मेटल है वो हमारा कार्बन है, जिसका सिंबल क्या होता है? C होता है. ठीक है, और जहाँ तक जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 और 4. ठीक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है. ठीक है, अब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को हम क्यों पढ़ रहे हैं? कार्बन क्या है? हमारा एक वर्सेटाइल एलिमेंट है. ठीक है, देखो सबसे पहले क्यों जरूरी है कार्बन के बारे में पढ़ना? क्योंकि हमारे जो सारे लिविंग सिस्टम है वो सारे के सारे किसके बने हुए हैं? कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं. आई बात समझ में? सबसे पहली बात, जो हमारे सारे लिविंग सिस्टम है वो किसके बने हुए हैं? कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं. ठीक है, दूसरी बात, लार्ज नंबर ऑफ जो हमारी थिंग्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर, वो भी हमारी सब किसकी बनी हुई है? कार्बन कंपाउंड्स की बनी हुई है. ठीक है, हमारे फ्यूल्स हैं जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, केरोसिन हो गया, LPG हो गया, CNG हो गया, ये भी सब हमारे किसके बने हुए हैं? कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं. ठीक है, ये भी सब हमारे किसके बने हुए हैं? कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं. ठीक है, मटेरियल्स जो हम जैसे क्लीनलीनेस के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली, जैसे हमारा साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, या हमारी मेडिसिन हो गई जो हमें प्रोटेक्ट करनी है डिजीज से, वो भी सब हमारी किसकी बनी हुई है? कार्बन एटम की बनी हुई है. ठीक है, तो इतनी बात आई समझ में? देखो क्या बता रही हूँ मैं आपको कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो हमारा चैप्टर है उसको हमें इतना ज़रूरी क्यों है पढ़ना? क्योंकि कार्बन हमारा एक वर्सेटाइल एलिमेंट है जिसके बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ कार्बन कंपाउंड्स की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड क्या है? हमारे लिए यूज़फुल है. ठीक है, जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स क्या हैं? हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. ठीक है, यूज़फुल क्यों है ये तो हमें यहाँ से भी समझ आ रहा है कि कार्बन हमारा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए. ठीक है, तो देखो हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड के बारे में. ठीक है, हमने जो हमारा 3rd चैप्टर पढ़ा था वो किसके बारे में पढ़ा था? आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. ठीक है, आयोनिक बॉन्ड्स जो होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. ठीक है, अब जो आयोनिक बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है? वो कैटायन और एनायन से बनता है, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक क्या होता है? उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है. ठीक है, लेकिन जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं अब इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? इनके अंदर होती है कोवलेंट बॉन्डिंग. ठीक है, जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर देखिए क्या था? आयोनिक बॉन्डिंग के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया था, यानी कि एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है और वहीं दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है. ठीक है, तो देखो ये रही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की. अगर हम देखते हैं तो K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, L शेल के अंदर कितने आते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स. Kl Mn ये हमारी शेल्स होती हैं. ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम कार्बन की बात करें तो अब इसे अगर आयोनिक बॉन्ड बनाना है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स को या तो यहाँ से कम्प्लीटली क्या करना पड़ेगा? लूज करना पड़ेगा, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना पड़ेगा? इसे गेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास? कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? उसकी वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो वो या तो लूज करेगा या फिर क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा. ठीक है, किसके लिए? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए, और उससे वो क्या बन जाएगा? स्टेबल बन जाएगा. लेकिन कार्बन के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे या लूज करे. ठीक है, कार्बन के लिए ये डिफ़िकल्ट होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना. तो कार्बन ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर पाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाता है? गेन कर पाता है. ठीक है, देखो अब सबसे पहले देखते हैं कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन क्यों नहीं कर पाता.
तो देखो इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता, क्या बनाने के लिए, C4 नेगेटिव आयन बनाने के लिए, ठीक है। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता, क्या बनाने के लिए, C4 नेगेटिव आयन बनाने के लिए, क्योंकि अगर वो C4 नेगेटिव आयन बनाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, जो हमारे नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब बिकॉज एनायन जो होगा, C4 नेगेटिव आयन जो हमारा बनेगा वो हाईली क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। किसकी वजह से हाईली अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स सबके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो चारों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं रिपल्शन होगा। तो उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को कम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट है उनके बीच में हमारे क्या हो जाते हैं, फोर्सेस रिपल 6 इलेक्ट्रॉन्स तो देखो ऑलरेडी थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए, तो उनके बीच में क्या होने लग जाता है, रिपल्शन होने लग जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो वो रिपल्शन जो होता है उसे ओवरकम करने के लिए हमें हाई अमाउंट में क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। इसी वजह से कार्बन C4 नेगेटिव आयन नहीं बना पाता है, ठीक है। कार्बन हमारा C4 नेगेटिव आयन नहीं बना पाता है। अब देखो कार्बन लूज भी नहीं कर सकता, फिर देखें तो, ठीक है, क्या नहीं कर सकता, कार्बन लूज भी नहीं कर सकता, ये लूज भी नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन्स के C4 पॉजिटिव आयन बना ले, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये लूज करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स को तो ये क्या बनेगा, हीलियम, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। ये कैटायन हाईली अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इतना आसान नहीं होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इसे, ठीक है। तो इसी वजह से ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकता है और ना ही कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। तो कार्बन क्या करता है, अल्टीमेटली कार्बन शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स की, और जब कार्बन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है तो जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तब जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से कार्बन जो होता है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना पाता और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है।